दोस्तों बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉनसन। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहला देने वाली है। इस ज़माने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि अगर आप इन्फ्लेशन को अकाउंट करके ले के चलो तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां और नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वाश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज़ को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर इस टाइटैनिक ने तैरकर अमेरिका जाना है उस पर आइसबर्ग्स मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं जो अक्सर समंदर में तैर रहे होते हैं। आइसबर्ग ख़तरा है इस जहाज़ के लिए। ये वार्निंग्स को इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। समंदर से गुजरने वाले जहाज़ अक्सर अपने आसपास के जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समंदर के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नोट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेज़ी से ये जहाज़ आगे बढ़ता रहता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइसबर्ग्स की वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं और रफ्तार को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, टेम्परेचर और नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात की ख़ास बात एक और ये भी थी कि उस रात चांद बाहर नहीं आया था। चांद नहीं था तो मून लाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी और भी कम हो गई थी इस रात को। जहाज़ के ऊपर एक एरिया होता है जिसको क्रॉस नेट बोला जाता है। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जो काफ़ी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने क्या आ रहा है जहाज़ के उस पर नज़र रखी जा सके। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं है, कहीं कोई और जहाज़ तो नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है। जो बंदा इस जगह पर बैठता है उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज़ रफ्तार हवाएं चल रही होती हैं, ऊपर से रात के वक्त ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रूज नेट पर बैठता है और ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बहुत बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़, एक आइसबर्ग। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फ़ोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को, ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है कि सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज़ को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे हैं, इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को पैगाम भेजते हैं कि जहाज़ की डायरेक्शन लेफ़्ट में मोड़ दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज़ जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाय 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रॉस नेट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन है। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक के जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के हिस्से पर हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, इस फोटो में आप देख सकते हैं। ये सामने का ये जो एरिया होता है इसको बो कहा जाता है।
इसके ऊपर के एरिया को स्टर्न कहा जाता है और नीचे वाला जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। हाँ, अगर आप फ्रिज में रखी हुई बर्फ का इस्तेमाल करोगे तो वो कभी भी मेटल को नहीं काटेगी, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़ जिसका खुद का वजन कितना है, अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी जब आपकी मेटल की बनी हुई गाड़ी जाकर किसी भी पेड़ से टकराती है तो पूरी तरह चकनाचूर हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह आइसबर्ग का वजन इतना था, वो इतना बड़ा था कि उसने अपने साथ से लगने वाले इस जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी। कोलिजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस फौरन पहुंचते हैं देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो शॉक हो जाते हैं, कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। इस चीज़ को देखकर उन्हें लगता था कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था। इस जहाज़ के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज़ के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल वो एरिया होता है जहाज़ का जो मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है 2 लेयर्स लगी हुई थी यहाँ पर। अगर नीचे की एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी बॉडी का हल था उसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी से भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप की साइड में हुआ था, तो जो डबल बॉटम हल था वो तो किसी काम का ही नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी भर चुके थे। लिमिट 4 की थी, मगर 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भर जाने का मतलब था कि जहाज डूब जाएगा। इस जहाज को अब कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक कॉल भेजो रेडियो पर कि जो आसपास के जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल्स को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। वो लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट सिग्नल्स भेजते रहते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और भेजते हैं, फिर रिस्पॉन्स नहीं आता और भेजते हैं कि कोई तो जहाज़ होगा हमारे आसपास जो सुन ले हमारे इन सिग्नल्स को। 20 मिनट बाद 12:20 पर RMS कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए और हम बचाएंगे इस टाइटैनिक को। मगर मसला ये था कि ये जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो टाइटैनिक तक पहुंचने में इसको 3.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर रॉकेट्स चलाते हैं हवा में इस उम्मीद से कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता सिवाय RMS कार्पेथिया के। इस बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए शिप में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में जाने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ज़्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ है जो कभी डूब नहीं सकता, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आखिर जो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी वो तो चीख चीख कर यही कह रही थी कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता, ये अनसिंकेबल है। और यही रीज़न था कि जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, मगर सिर्फ 48 लोग इस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतारी गई। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स पानी से भरते गए। जहाज़ अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि ये जहाज़ एक्चुअली में डूब सकता है। और जब पैसेंजर को ये रियलाइजेशन हुई तो ज़बरदस्त क्योस पैदा हो गया। लोग पैनिक हो गए, इधर उधर भीड़ में भागने लगे। 1 बजे तक पानी इतना ज़्यादा भर चुका था जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जो आगे वाला हिस्सा था जहाज़ का वो पानी में डूबने लगा और जहाज़ टिल्ट हो गया।
जिसकी वजह से टाइटैनिक का पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। जो प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। प्रॉब्लम एक और भी थी कि जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिस पर अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे और जहाज में 2200 के करीब लोग थे। पानी में उतारी गई लाइफ बोट्स के बाद भी जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने कोशिश करी लाइफ बोट्स में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया और जहाज में ही रुके रहे। करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे थे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पूरी तरह पानी में डूबने में। जहाज में से कुछ लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो लोग भी ज्यादा देर जिंदा ना रह सके क्योंकि पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में अगर आप पानी में कूदोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि एंड टाइम तक अपने व्हील पर बने रहे थे और जहाज के साथ ही डूब गए थे, मगर कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी अपने आप को गोली मारकर। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है करीब 3:30-4 बजे के बीच, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे, जहाज से करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज बचा लेता है। इस इतने बड़े डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, बहुत सी कंट्रोवर्सीज की गई, बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं कहूँ कि उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था और टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचा सकता था। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज जो आइस वार्निंग का आया था वो SS कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। उन्होंने मैसेज भेजा था कि ध्यान रखना, इस समंदर में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं। इसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो समंदर में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो टर्न ऑफ था और यही रीजन था कि जो सिग्नल्स टाइटैनिक ने भेजे थे वो उस तक पहुंच नहीं सके थे। जो पैसेंजर डिग्री पर मौजूद थे टाइटैनिक में वो कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे और जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे तब भी वो कह रहे थे कि दूर देखकर कि वो देखो सामने एक जहाज है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएंगे, तो कोई ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज के जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था। उन्होंने अपने कैप्टन लॉर्ड से कहा था, इन्फॉर्म किया था, लेकिन उनके कैप्टन लॉर्ड ने कहा था कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक पर अमीर लोग जाते हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड इन रॉकेट्स और इन फ्लीट्स को सीरियसली ले लेते तो न जाने कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब वो अपना रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक की तरफ से, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी पर फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो की गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन की कैप्टन लॉर्ड को ब्लेम करती हैं इतने बड़े डिजास्टर के पीछे, मगर इतने बड़े डिजास्टर के लिए सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स वाला, जैसे मैंने बताया था कि सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं रखी गई थी क्योंकि जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, तो यहाँ पर लाइफ बोट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में ये जहाज आइसबर्ग से टकराया था उस दिन सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोच कर कि इस जहाज को क्या ज़रूरत है कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचिकर की। उस रात जब ऊपर से मैसेज आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, ऑफिसर ने उनको मैसेज भेजा था कि लेफ्ट में जहाज को मोड़ो, तो उन्होंने पैनिक में आकर
मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और जहाज को लेफ्ट में मोड़ने के बजाय राइट की डायरेक्शन में मोड़ दिया। उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई कि आइसबर्ग है इस जगह पर, आराम से चलो, ध्यान रख कर चलो, लेकिन फिर भी ये क्यों इतनी स्पीड में आगे बढ़ रहा था? ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने यहाँ पर स्पीड को कम नहीं किया जब इतनी ज़्यादा वार्निंग्स मिल रही थी? इस पर कई थेरीज बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थेरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रोस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, इस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया था कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखना। कंपनी की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर था कि जहाज़ को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सकें कि ये जहाज़ टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज़ जहाज़ भी है। 14 अप्रैल को दोपहर के 2 बजे जब कैप्टन को आइसबर्ग की वार्निंग्स मिली थी, उन्होंने जाकर जोसेफ को दिखाया था और उन्होंने इस वार्निंग की देखने के बाद भी स्पीड को कम नहीं किया था और जोसेफ ने इस पेपर को अपनी पॉकेट में रख लिया था ताकि क्रू मेंबर्स को पता ना चले। आप क्या कहते हैं दोस्तों कि टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज अपने दौर का, उसके डूबने की मेन वजह क्या हो सकती है? मेरे नज़दीक ये गलती थी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की कि उन्होंने इनसफिशिएंट बोट्स को क्यों रखा। दूसरी गलती थी कैप्टन स्मिथ की कि वार्निंग्स मिलने के बावजूद भी वो क्यों इतनी तेज़ स्पीड में जा रहे थे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं।